जी, आज हमारी ये टीचिंग की लास्ट क्लास है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं ये टीचिंग के जो 3 तरीके के मोड्स आते हैं, यानी इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो मैं इनका डिफरेंस क्लियर करना जरूरी समझता हूँ। क्योंकि अगर आपको इसका मतलब एक तरीके से बेसिक मालूम होगा तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यानी ये क्वेश्चन किससे रिलेट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, एक हमारा होता है ट्रांसमिटिव। ट्रांसमिसिव क्या होता है? कह रहे हैं कि नॉलेज एंड स्किल प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि नॉलेज एंड स्किल जो है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट कर दी जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी टीचर हमें लेक्चर देगा, गाइडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उसको टीचर ने गाइड किया तभी क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तो यानी इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं ट्रांसमिसिव जो होगा ये हमारा टीचर सेंटर हो सकता है। ठीक है, इसी को हम दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेमोरी लेवल भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल हमें मालूम है कि जहां पर ट्रांजैक्शन चलती है टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान में, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है दोनों के दरमियान में। स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज्ड इन देयर लर्निंग, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये हमारा टीचर एंड स्टूडेंट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव, इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ था तो लोग वहां पर ट्रांजैक्शनल का भी लफ्ज लिखा हुआ था, ट्रांसमिसिव का लफ्ज भी लिखा हुआ था, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लर्निंग, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिव विजन, यानी यहाँ पर ये वो स्टूडेंट होते हैं जो खुद से अपनी मतलब खुद से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, खुद से अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी समझते हैं और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको एक आसान से लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो हो सकती है ये हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आ सकती है। क्योंकि ये हमारे जो लर्नर होते हैं, ये सेल्फ होते हैं, ये खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ट्रांसमिसिव, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसमिसिव जो होगा वो टीचर सेंटर होगा, ट्रांजैक्शनल टीचर एंड स्टूडेंट दोनों हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव जो होगा वो आपका वो वाले लर्नर होंगे जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर शुमार किए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर है 134। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 में, इस क्वेश्चन से तकरीबन मेरे ख्याल से 4 5 या 6 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द डिसीजन ट्रैप परटेन टू थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको मतलब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा डिसीजन है। ठीक है, ट्रैप का मतलब होता है जाल, फंदा, जिसके अंदर आप खुद ही फंस जाते हो। ठीक है, यानी आपको वो डिसीजन बताना है कि जिस डिसीजन की वजह से आप खुद ही उसी जाल में फंस जाते हो, और वो डिसीजन आपका किससे रिलेट करता है, थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसके कुछ डिसीजन ट्रैप मतलब बताए गए हैं, इसको किसने दिया है उसको हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रोसो एंड शो मेकर लिस्टेड द 10 मोस्ट कॉमन बैरियर दैट वी ऑफन इनकाउंटर इन मेकिंग गुड डिसीजन दैट आर एज फॉलो। तो रोसो एंड मेकर, शो मेकर इस बंदे का नाम है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको डिसीजन ट्रैप किसने दिया, और पूरे कितने हैं डिसीजन ट्रैप जो दिए गए हैं, पूरे 10 हैं। ठीक है, यानी पूरे 10 हैं जो अलग अलग कैटेगरी से हमारी रिलेट करते हैं। और हमें किससे पूछा गया, थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज से पूछा गया। तो डिसीजन ट्रैप का मतलब क्या होता है, ये वो कह रहे हैं कि 10 मोस्ट कॉमन बैरियर, बैरियर का मतलब जो किसी चीज के अंदर रुकावट डाले। ठीक है, यानी जो आपके काम के अंदर रुकावट डाले। शो रोशो एंड शो मेकर ने दिया है 10 मोस्ट कॉमन बैरियर दैट वी ऑफन इनकाउंटर इन मेकिंग गुड डिसीजन, यानी अच्छे डिसीजन लेने में, अच्छे मतलब फैसला करने में जो हमारे लिए रुकावटें बनती हैं। ठीक है, यानी अगर हम अच्छा फैसला नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मामले का, तो उसमें हमारे अंदर क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। उसने कह दिया कि उसके अंदर जो 3 चीजें हैं वो आपकी थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज से रिलेट करती है। यानी उसमें ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं उस मामलात के ताल्लुक से, उस केस के बारे में, या फिर हम जो प्लान करते हैं वो एक्टिविटीज, वो प्लानिंग हमारी क्या होती है, सही नहीं होती है, जिसकी वजह से हम खुद क्या होते हैं उस डिसीजन में आगे जाकर फंस जाते हैं, और हमारे ही ऊपर लोग सवाल करने लगते हैं कि आपने कैसी प्लानिंग की थी, आपने कैसे ऐसा सोच लिया। ठीक है, तो इसमें जो आता है हमारा वो होता है पंगिंग इन। पंगिंग इन का मतलब होता है यानी डुबकी लगाना, एक तरीके से गोता मारना, यानी बहुत अंदर तक। ठीक है, यानी मामले की जांच तक, गहराई वगैराई तक पहुंचना। तो इसमें होता क्या है, कह रहे कि बिगिनिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड रीच कंक्लूजन विदाउट फर्स्ट टेकिंग अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द करेक्ट्स ऑफ इश्यूज। तो ये इशू के करेक्ट्स होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हम शुरू ही में क्या कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन को जमा कर लेते हैं, और बगैर जो हम यानी जो हमारा इशू का जो करेक्ट है, यानी जो हमारा मेन इश्यूज है उस पर पहुंचे बगैर हम क्या करते हैं, हम एक कंक्लूजन, एक नतीजा निकाल देते
देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का मर्डर हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा मेन इश्यूज है। तो इस मर्डर का हमें ये देखना है कि इसका मर्डर कैसे हुआ या किसने मारा, ठीक है। हम इसको नहीं जांचते, इधर उधर की जो मालूमात आ जाती है, जो इधर उधर वाले बता देते हैं कि हाँ इसने मारा, या फिर ये इससे गिरा, या ये गिर के मरा होगा, ये सारी चीजें जो हमें बता दी जाती है, तो हम ये एक तरीके से सेकेंडरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को जमा करके उसी के बेस पे हम क्या कर देते हैं, अपना रिजल्ट यानी कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यानी मेन गलती यही होगी कि यानी जो हमारा मेन इश्यूज है, मेन करेक्टर जिसको हमें जानने की जरूरत है कि इसका मर्डर कैसे हुआ या इसको किसने मारा, तो इस पर हम पहुंचते ही नहीं है। इधर उधर की जो मालूमात हमारे पास आ जाती है, उसी के बेस पर हम अपना रिजल्ट निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पंगिंग इन। तो इसका मतलब ये है कि यानी हमने इसके अंदर सोचा नहीं, हमने इसके अंदर जो प्लानिंग की थी वो अच्छे तरीके से हमने की नहीं थी, ठीक है। सेकंड हमारा प्रेम ब्लाइंडनेस। प्रेम का मतलब होता है कि यानी स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंधे के माना में इसको बोलते हैं। तो यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर ही अंधा है। अंधे का मतलब ये कि हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है। कह रहे हैं कि सिटिंग आउट टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ मेंटल फ्रेमवर्क फॉर योर डिसीजन with little thought that cause you to overlook the best option or lose sight of information objective। तो फ्रेम ब्लाइंडनेस में वो हमें ये कह रहे हैं कि यानी इसमें क्या होता है कि हम गलत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हम पहले ही से जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क होता है, यानी हम अपने अपने जहन के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर्ड होता है, हम पहले ही उसको इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखते हैं कि हम गलत ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, ओवरलुक यानी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल ये कि आपके एग्जाम में मान लीजिए 2 पैसेज आ गए हैं, ठीक है। तो ये पैसेज आपके लिए आसान है और आपके जहन में ये बात है कि अगर ये पैसेज मैं करूंगा तो इसमें मुझे 5 नंबर मिल सकते हैं और इसमें टाइम भी हमारा क्या होगा, कम लगेगा। ये पैसेज आपके लिए टफ है, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसी को करोगे ताकि मुझे क्या है, इसमें नंबर मिल जाए। और इसमें आप सोच रहे हो कि अगर टाइम बचेगा तो मैं देखूंगा, वरना इसमें मैं क्या लगा दूंगा, तुक्का लगा दूंगा। तो इसमें क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर ही इतना खराब है कि यानी हमारा प्रेम ही गलत बना है कि हम इसी को सबसे पहले कर रहे हैं, यानी पूरा टाइम हम इसी में खराब कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम इसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि इससे हमें कुछ अच्छे से हासिल होने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि प्रेम ब्लाइंडनेस का मतलब ये हो कि जब हमारा स्ट्रक्चर ही खराब होगा तो हम क्या करेंगे, हम सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम गलत ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेम ब्लाइंडनेस। उसके बाद यहाँ पर दिया पुअर फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब है कि यानी हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो हमारे खुद के कंट्रोल से बाहर है। तो इसमें कह रहे हैं कि फेलिंग टू कॉन्शियसली डिफाइन द प्रॉब्लम इन मोर वेज दैट वन और बीइंग अंडरली इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। तो इसमें वही है कि यानी हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो हमारे ही कंट्रोल से बाहर है। एग्जांपल के तौर पर ये हमने जो स्लाइड आपके सामने बना रखी है, अगर ये मैं आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर पाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल से खुद ही बाहर है, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें वही कह रहे हैं कि फेलिंग टू कॉन्शियसली डिफाइन द प्रॉब्लम इन मोर वेज, यानी जो प्रॉब्लम है, जो चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें ये क्या होगा कि आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, ठीक है। यानी आप कुछ भी मुझे बोलेंगे इससे, इस स्लाइड के, इस पर्टिकुलर स्लाइड के ताल्लुक से, तो मैं आपसे मुतासिर हो जाऊंगा कि हाँ सही बोल रहे हैं। क्यों मैं मुतासिर हो जाऊंगा? इस वजह से हो जाऊंगा क्योंकि ये स्लाइड जो मैंने लिख रखी है वो मेरे खुद ही समझ से बाहर है, मैं उसको अच्छे से समझ नहीं रहा हूँ, इस वजह से मैं आपकी बात को क्या कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ। तो ये जो 3 है हमारे, पंगिंग इन, प्रेम ब्लाइंडनेस एंड पुअर प्रेम कंट्रोल, ये तीनों हमारे किससे रिलेट करेंगे, किस डिसीजन ट्रैप से, यानी ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से हम खुद ही जाल में जाकर फंस जाते हैं। तो ये हमारे रिलेट करेंगे थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डी एंड ई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पंगिंग इन, प्रेम ब्लाइंडनेस एंड पुअर फ्रेम कंट्रोल। ये बताइए इतना आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि वो डिसीजन ट्रैप जो हमारी पर्सनल क्वालिटीज से रिलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी कैटेगरी हमें मालूम होनी चाहिए, कैटेगरी ही से क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे वहां पर प्लानिंग सर एक्टिविटी, सुन रहे हैं ना? जी जी बोलिए। जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा हम है? थोड़ा जी मैं बोल रहा हूँ, हम थोड़ा इंग्लिश में वीक है, तो आप पहले वर्ड और सेंटेंस का मीनिंग बाद में तफसील करेंगे, तब अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि डिसीजन ट्रैप परटेन टू पर्सनल क्वालिटीज, कह रहे हैं कि वो उस डिसीजन ट्रैप को आप बताइए, यानी जो हमारी पर्सनल क्वालिटीज से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस इन आवर जजमेंट, यानी अपने खुद के फैसला लेने में हमें क्या होना है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फेलिंग टू कलेक्ट की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिकॉज यू आर टू श्योर ऑफ योर अजम्पशन एंड ओपिनियन। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, यानी हकीकी इंफॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट करने में हम खुद ही फेल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा जो हमारा बेस बनता है हम अपने खुद के अजम्पशन पे, ठीक है, अजम्पशन का मतलब ओपिनियन जिसको आगे लिखा हुआ है, यानी राय, और जो हमारे जहन में एक तरीके से राय घूमती रहती है, जो अजम्पशन बनती रहती है, पूरा बेस हमारा उसी पर होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं ना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, और खुद अपने आप ही पूरा जजमेंट लेने लगता है कि मेरा तो होगा ही होगा, मेरा तो हो, लेकिन उस बंदे का जब रिजल्ट आता है तो सबसे खराब ही रिजल्ट होता है। तो पर्सनल क्वालिटीज का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आप जजमेंट लेने में बहुत ज्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फेलिंग टू कलेक्ट की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से बंदा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और वो किस पर बेस होता है, अपने अजम्पशन एंड ओपिनियन पर। तो इस पर भी हमें नहीं देखना है, क्योंकि भाई जो हकीकी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से जजमेंट सही निकल सकता है, हमें उसको भी कलेक्ट करना चाहिए, सिर्फ अपनी राय के इजहार से मामला हमारा सही नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया शॉर्ट साइटेड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का मतलब ये है कि किसी चीज में हमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगरचे ऐसा होता है कि सम टाइम हम किसी चीज में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, हमारा काम बन जाता है, लेकिन हर चीज में हमारा वो काम नहीं बनेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि रिलाइंग इन अप्रोप्रिएटली ऑन रूल्स ऑफ थंब। रूल्स ऑफ थंब का मतलब ये हो सकता है कि ये, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई काम बहुत जल्दी हमारा हो जाता है, शॉर्टकट में हो जाता है, तो हम लोग वहां पर थंब दे देते हैं, ठीक है, यानी अंगूठा वाला निशान बना देते हैं, चलिए आपने बहुत अच्छे से किया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सच एज द इम्प्लिसिटी ट्रस्टिंग द मोस्ट रेडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एंकरिंग टू मच ऑन कन्वीनियंट फैक्ट। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कन्वीनियंट फैक्ट होते हैं, यानी जो अच्छे हकायक होते हैं, या फिर हमारे पास जो एक तरीके से ट्रस्टली, ठीक है, यानी ट्रस्ट वर्बल, जो एतमाद वाले ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, इन अप्रोप्रिएटली रिलाइंग, यानी नामुनासिब तौर पर हम उस पर क्या होते हैं, एक तरीके से मुनहसिर हो जाते हैं। जैसे कि ये होता है कि हमारे पास जो अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, हम उसका उसी तरीके से इस्तेमाल करें, यानी उसमें भी अगर हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट, कभी कभी हमारा शॉर्टकट काम करता है, हमेशा हमारा शॉर्टकट काम नहीं करने वाला। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम लोग डीआई वगैरह करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमें मतलब लॉजिक लगाना चाहिए डीआई के क्वेश्चन में, ताकि हम लोग बहुत आसानी से कर लें। जैसे परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं, कभी हम लोग इसको मतलब 10% मान लेते हैं, कभी इसको 100% मान लेते हैं, कभी इसको 1% मान लेते हैं, ताकि हमारा अप्रोप्रिएट जो आंसर है, यानी उस तरीके से आंसर निकल जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि 100% हमारा आंसर सही निकल जाता, कभी कभी निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता। तो वो यही कह रहे हैं कि ये हमारी पर्सनल क्वालिटीज है, यानी पर्सनल क्वालिटीज में हमारी ये जो सारी चीजें होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, हमें इन सबका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। बीइंग अनसिस्टमेटिक, तो अनसिस्टमेटिक का मतलब यह है कि हमें बहुत ज्यादा अनसिस्टमेटिक भी नहीं होना है, तो यानी हमें सिस्टमेटिक वे में सारा काम करना है। एग्जांपल के तौर पर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म जो आप भरते हो तो उसमें सिस्टमेटिक वे में आता है, यानी पहले आप अपना एड्रेस डालिए, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद आपका होता है कि आप फोटो अपलोड कीजिए, फिर उसके बाद होता है कि आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फिर यहाँ पर 4 स्टेप में आपका आएगा कि आप पेमेंट कीजिए। तो ये सिस्टम वाइज सारी चीजें चलती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको अनसिस्टमेटिक नहीं होना, आपको सिस्टम को ही फॉलो करके चलना है। तो ये आपका जो डिसीजन ट्रैप है, ये तीनों ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्ट साइटेड, शॉर्टकट, बीइंग अनसिस्टमेटिक, ये तीनों आपका पर्सनल क्वालिटीज से रिलेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया डिसीजन ट्रैप परटेन टू प्रोसेसिंग स्किल। प्रोसेसिंग स्किल का मतलब ये होगा कि यानी जैसे बोलते हैं ना कि तुम प्रोसेस कर रहे हो, यानी अब तुम बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, यानी तरक्की कर रहे हो। तो इसमें आपका आएगा पुअर ग्रोथ प्रोसेस। तो यानी हमारे साथ वो जो ग्रुप है, यानी जिस ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, वो ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा, कमी है उसके अंदर, पुअर है यानी गरीब है, यानी उसके अंदर कमी है। ठीक है, फिर उसके बाद दे रहे हैं कि इग्नोरिंग निगेटिव फीडबैक, यानी निगेटिव फीडबैक को इग्नोर करना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपके अंदर प्रोसेस आ रही है, तो टीचर हो सकता है आपको उस प्रोसेस के लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है या निगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक देगा, इसका मतलब आपके लिए सही है। अगर निगेटिव फीडबैक देता, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उस फीडबैक को पॉजिटिव में बदलना है। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से करिए कि टीचर आपको आगे के लिए आपका पॉजिटिव फीडबैक दे। ठीक है, ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्किल जो है, आप और प्रोग्रेस करो, आप आगे और डेवलप करो और तकद्दुम करो।
आपको फिर यहाँ पर दिया नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, यानी आप रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, कोई भी काम करो आपको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल है कि जो लोग जेआरएफ की फेलोशिप वगैरह लेते हैं, तो इसमें क्या है कि हमें जो रिकॉर्ड होता है ना, वो रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, यानी आपको किस महीने की दी गई, आपका ये चार्ज कितना मिला, आपको कंटीजेंसी कितना मिली, आपने इसका फॉर्म कब डाला, ये सारी चीजें जो होती है तो हमें इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। और उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है नॉट एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब भी यही होता है कि यानी हिसाब रखना, ठीक है, अकाउंट वगैरह का हिसाब रखना, ये सारी चीजें हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जैसे आप सेमेस्टर में पढ़ते हो तो आपको सेमेस्टर की जो अटेंडेंस होती है उसका पूरा हिसाब आपका रखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा डिसीजन ट्रैप है, तो 10 डिसीजन ट्रैप बताए गए हैं, आपकी जो थिंकिंग एंड प्लानिंग से रिलेट करेंगे वो ये आएंगे, जिसको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर आप देखेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपका पर्सनल क्वालिटीज से आ गया है। फिर उसके बाद नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, ये आपका उससे आ जाएगा प्रोसेसिंग स्किल से, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं और रिपीट होने के चांसेस भी हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें कि कब किस में कौन कौन आता है, ठीक है। तो थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज में ये 3 आएंगे, पंगिंग इन, फ्रेम ब्लाइंडनेस, पुअर फ्रेम कंट्रोल। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पर्सनल क्वालिटीज से ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्ट साइटेड, शॉर्टकट, बीइंग अनसिस्टेमेटिक। फिर इसी बाद आपका आ जाएगा प्रोसेसिंग स्किल में पिन, जिसको हम लोग पिन के जरिए याद कर सकते हैं, ठीक है, PINN, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रुप में कोई चीज पिन कर दो, जैसे टेलीग्राम वगैरह का जो ग्रुप होता है उसके अंदर लिंक पिन कर दी जाती है, तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया गया, यहाँ पर ग्रुप आया हुआ है, ठीक है, पुअर ग्रुप। तो पिन से आपका हो जाएगा पुअर ग्रुप प्रोसेस, इग्नोरिंग निगेटिव फीडबैक, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड एंड नॉट एडिटिंग। इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं। जी, समझ में आ गया सबको, किसी कोई डाउट? जी नहीं, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पर ओपन लर्निंग से पूछा गया है, ठीक है। ओपन लर्निंग हम कह सकते हैं यानी जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन होता है। कह रहे हैं द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट अप्रोच दैट फोकस, कह रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन होता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग जो होती है उसका फोकस किस पर होता है, तो आपको बताना है। आप ये कह रहे हैं कि ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन, कह रहे हैं कि आप एक तरीके से मतलब ओपन माइंडेड होकर आप एजुकेशन को ले सकते हो और वो आपको ट्रेनिंग भी मुहैया करता है, डिस्टेंस एजुकेशन। फिर ये कह रहे हैं कि फ्रीइंग लर्नर्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लर्नर होते हैं उनके पास टाइम एंड प्लेस यानी जहां की कोई कैद नहीं होती, कंस्ट्रेंट यानी उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, ठीक है, यानी फ्री फ्रॉम, एक तरीके से वो लर्नर जो होते हैं आजाद होते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, वो टाइम का या फिर कोई जहां की कोई कैद नहीं होती, वो आसानी से सीख सकते हैं। सेम में आपको ये कहा जा रहा है कि लर्निंग एंड इवेल्युएशन विदाउट अ स्पेसिफिक कारिकुलम, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लर्निंग होती है, जो इवेल्युएशन होता है, उनका कोई स्पेसिफिक कारिकुलम, कोई सिलेबस नहीं बनता है डिस्टेंस एजुकेशन में। डी में आपको ये कह रहे हैं कि ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ लर्नर, कह रहे हैं कि एक तरीके से ये फ्लेक्सिबल लर्निंग देता है। फ्लेक्सिबल का मतलब यानी फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल यानी ओपन इंडेड यानी एकदम खुला हुआ, कह रहे हैं कि ये आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग को ऑफर करता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फ्लेक्सिबल लर्निंग मौके आपको प्रोवाइड करता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे लर्नर्स का कोई ग्रुप हो। फिर ये में आपको ये बताया कि मेकिंग स्टूडेंट फ्री फ्रॉम एंड एनी एजुकेशनल लोड्स, यानी कि ये स्टूडेंट को बनाता है एजुकेशनल लोड से बिल्कुल फ्री, यानी उनके पास पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं होता, बिल्कुल एकदम फ्री बना देता है। तो आपको क्या लगता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के जरिए भी इसको समझ सकते हैं, ऑप्शन के जरिए। कोई बताएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सर ऑप्शन नंबर ए। ABD, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही बताया है कि यानी हम एजुकेशन को अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस एजुकेशन की जो हमारे पास सर्टिफिकेट भी होती है उससे भी हम जॉब वगैरह ले सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि फ्रीइंग लर्नर्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट, ठीक है, टाइम एंड प्लेस, तो टाइम एंड प्लेस की हमारे पास कोई एक तरीके से दबाव नहीं होता है लर्नर का, वो फ्री होते हैं, वो जब चाहे सीख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन जहां से भी हम लोग लेते हैं, हमारे पास किताब आ जाती है तो हमारे पास कोई कैद नहीं होती, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, उनके हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। सी में आपको ये कह रहा है कि लर्निंग एंड इवैल्यूएशन विदाउट अ स्पेसिफिक कारिकुलम, तो ये तो सरासर गलत है भाई, कोई भी अब ऐसी पढ़ाई नहीं बची है कि जिसके अंदर कोई कारिकुलम आपका ना बनाया गया हो, यानी एक सिलेबस ओवरऑल अप्रोच आपकी जरूर बना दी जाती है। यहाँ तक कि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको एक एक सेमेस्टर की जो किताब भेजी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो सिलेबस रहता है कि आपको उसी में से पूछा जाएगा, उसी मतलब उसी को आपको पढ़ना है, उसी के अंदर से ये सारी चीजें आएंगी। तो स्पेसिफिक कारिकुलम डिस्टेंस एजुकेशन का भी बनता है, ठीक है। तो डी को तो हम यहाँ से हटाएंगे।
नहीं, सी को हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, सी को हम हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जिसके अंदर सी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी में आपको कह रहे हैं कि ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑफ लर्नर, तो ये बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस एजुकेशन जो होते हैं वो तो कोई भी बंदा, चाहे लर्नर्स का ग्रुप हो या इंडिविजुअल, कोई भी बंदा उसको पढ़ सकता है, सीख सकता है, बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल होती, ओपन एंडेड होती, हर कोई पढ़ना चाहता है डिस्टेंस एजुकेशन से। फिर ए में आपको कह रहे हैं कि मेकिंग स्टूडेंट फ्री फ्रॉम एनी एजुकेशनल लोड्स, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एजुकेशनल लोड आपके पास नहीं होता, कोई भी आपके पास टास्क नहीं होता जिसको आप ना करें, होता है। आपके पास किताब दी जाती, वही आपके पास एक टास्क है, वही आपके पास एक एजुकेशनल लोड है जिसको आप पढ़ें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो ई को हम हटा देंगे, तो यहां से भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे यस सर, क्लियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 136। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे किससे पूछा गया है, आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ लिया है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। द वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर, कहने की प्रेजेंटेशन के दौरान एक टीचर के जरिए जो सबक आपको डिलीवर किया जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है, तगय्युर पजीर होना चाहिए, यानी टीचर आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करके पढ़ा सके, यानी उसका जो टीचिंग स्टाइल है वो सिर्फ एक ही वे में ना रहे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप उससे कहेंगे तो आपको और भी मतलब चेंज करके चीजों को बता सकता है, अच्छे तरीके से समझा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया थिंकिंग करिकुलम, क्या वो मतलब सिलेबस के बारे में सोचेगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, क्या वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, अच्छे तरीके से आपको क्लियर करेगा आपकी सारी चीजों को। कंप्रिहेंशन, क्या वो आपको समझाएगा। प्रोसीजरल नॉलेज, नॉलेज का तरीका, प्रोसीजर होता है ना, इसको बोलते हैं किस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया था पढ़ने के लिए, तो उसे कहा प्रोसीजरल नॉलेज, यानी नॉलेज का तरीका कार जिसको बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Instructional variety. बी। जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई बताएगा ये किसके अंदर आता है, हेल्पिंग बिहेवियर या की बिहेवियर? सर की बिहेवियर में से। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोगों ने याद किया था लाइट्स के जरिए, ठीक है, LITES। यल से हमारा हो जाएगा लेसन क्लैरिटी, आई से हमारा हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जिससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, टी से हमारा हो जाएगा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ई से हो जाएगा एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यस से हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो अगर किसी को याद हो तो चैट में लिख दें, जो लोग इसको लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, वैसे इस PDF के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 137। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो ये ना हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें हैं ना, हमें स्पेसिफिक ऐसी कोई थ्योरी है कि इसको हम पढ़ें, ये हमारे कॉमन बेस क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को रीजनिंग से या अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इन द रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड, यानी अगर कोई टीचर एक टेस्ट बना रहा है, एक टेस्ट को क्रिएट कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में आपसे ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर टेस्ट आइटम दैट मैच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टीचर ऐसा टेस्ट बनाए जो आपका जो मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, यानी जो आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग वो टेस्ट मैच करे। बी में आपको कह रहे हैं कि लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव, कह रहे हैं कि वो मेजर कोर्स या उस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या, यूनिट के मकासद क्या है, उसकी लिस्ट को वो पहले लेगा। सी में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन, यानी टेस्ट को मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टेस्ट को बनाने के लिए टीचर क्या करेगा, क्या एक टेबल बनाएगा। डी में आपको कह रहे हैं कि स्पेसिफाई द कोर्स या यूनिट कंटेंट, या टीचर पहले कोर्स या यूनिट कंटेंट, यानी हमें कौन से कोर्स का बनाना या कितनी यूनिट का बनाना, उसके कंटेंट को स्पेसिफाई करेगा, यानी पहले उसको खास करेगा। फिर उसके बाद ई में आपको कह रहे हैं डिस्कार्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, या अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको पहले क्या करेगा, हटाएगा, यानी उसको कम करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ समझ में आ रहा है? डी सर, डी। डी सर। डी, जी बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी को लेंगे। यहाँ में क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी कोर्स बनाते हो किसी वजह से, हम ही लोग हैं, अगर मतलब मॉक टेस्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पहले हम अपने जहन में ये एक तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं हमें किस यूनिट का बनाना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें क्या बनाना है। तो पहले हम यूनिट को खास करेंगे। टीचर अगर हमारा सेमेस्टर का एग्जाम बनाएगा, सेमेस्टर का हमारा जो एग्जाम होता है, तो हमसे मतलब पहले वो पूछेगा कि आपने कितनी यूनिट पढ़ ली है, तो आपकी यूनिट पहले खास होगी वहां पर, ठीक है। स्पेसिफाई द कोर्स या यूनिट कंटेंट, आपका जो यूनिट कंटेंट है पहले उसको स्पेसिफाई यानी उसको पहले खास किया जाएगा। फिर आप बी में देखें लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव, उस यूनिट से रिलेटेड क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं,
ठीक है, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाओगे। ए में आपका दिया है डिस्कार्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। तो देखिए हम यूनिट से रिलेटेड ही मकासद को लेंगे, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को नहीं लेंगे, यानी जो हमारी यूनिट से रिलेट नहीं करते उसको हम कम करेंगे, उसको हम हटाएंगे। लिहाजा ऐसा होता है कभी कभी जैसे मदरसे में होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं कि इसको हमने नहीं पढ़ा, ये हमारे पेपर से रिलेट नहीं करता, या फिर ये हमारे सिलेबस से आगे का हिस्सा हमसे पूछ लिया गया है। सी में आपको ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो आप फिर यहाँ पर क्या करोगे, टेबल बनाओगे, यानी जो आपको मटेरियल वगैरह लिखना है आप क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। ए में आपको यही कह रहे हैं कि प्रिपेयर टेस्ट आइटम दैट मैच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आप टेस्ट को प्रिपेयर कर दोगे जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा, यानी जो आपके सिलेबस से या फिर आपके जो सब्जेक्ट है उससे वो टेस्ट आपका क्या करेगा, मैच करेगा। यानी हमारा यूनिट 7 का इस तरीके से तैयार हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन हमने बनाया है वो यूनिट 7 से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं और हम लोग पढ़ के भी इसको समझ जाते हैं, तो थोड़ा सा भी गौर करने की कोशिश करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर है 138। तो ये कह रहे हैं कि द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। कह रहे हैं कि एक थ्योरी है, ठीक है, जैसे इस थ्योरी का नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ठीक है, वर्बल का मतलब क्या हम लोग लफ्ज समझते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल यानी जहां पर लफ्ज यानी जबान का इस्तेमाल किया जाए, जो बोला जा रहा हो। नॉन वर्बल जहां पर जेस्चर यानी इशारा और किनाया में हम लोग बात करते हैं। तो एक थ्योरी है, तो कह रहे हैं कि द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग ये किसके साथ डील करती है, उसका ताल्लुक इनमें से किन के साथ है, किसके साथ ये कंसर्न करती है। ए में कह रहे हैं कि हाउ नॉलेज कैरिकुलम कंटेंट इज ऑर्गेनाइज। कैसा नॉलेज यानी जो कैरिकुलम का कंटेंट है, जो सिलेबस का कंटेंट है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। बी में आपको ये बता रहे हैं हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन लर्निंग, यानी कैसा हमारा जो जहन है वो न्यू इंफॉर्मेशन को लेने में काम करेगा। न्यू इंफॉर्मेशन का मतलब यानी लर्निंग है, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है कि कोई चीज हम सीखते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, न्यू इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारा माइंड उसको किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा यानी लेगा। सी में आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ टीचर कैन अप्लाई आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट यानी इंस्ट्रक्टर, यानी कैसे टीचर आइडियाज को अप्लाई करेगा करिकुलम के बारे में एंड लर्निंग के बारे में, जब वो स्टूडेंट को क्या करेगा, न्यू मटेरियल को प्रेजेंट करेगा। तो टीचर करिकुलम के बारे में जैसे सिलेबस होता है, तो टीचर सोचता है कि हमें स्टूडेंट को किस तरीके से इस सिलेबस को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से समझा के पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उसको क्या करें, समझे। डी में आपको ये बताया जा रहा है हाउ द स्टूडेंट प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल क्वेश्चन, यानी कैसे स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे क्रिटिकल क्वेश्चन का, यानी जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ क्वेश्चन का रिस्पॉन्स। क्रिटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यानी जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी किस तरीके से स्टूडेंट उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी जवाब दे रहे हैं। ई में आपको ये बताया जा रहा है हाउ द इंस्टीट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड अ लैंग्वेज लैब। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से ढांचे की बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसा इंस्टीट्यूशन ने इस्टेब्लिश्ड किया एक लैंग्वेज लैब। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर ई से। उसके अलावा किसी को समझ में आया कुछ इस क्वेश्चन से, कोई जवाब देना चाहेगा? ऑप्शन सर नंबर डी सर, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन नहीं सर, ई नहीं हो सकता ना सर। सर मुझे लगता है सर बी। ए बी, देखिए सर बी लग रहा है ना। असल में देखिए ए, एक मिनट, ये ए ए इसका जो करे। हाँ जी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए ये जो थ्योरी है ना, इसके 3 पॉइंट यही हैं। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, ठीक है, मीनिंगफुल का मतलब मीनिंगफुल यहाँ पर क्या होगा, यानी हमारे पास जो कंटेंट होगा कंटेंट का ही हम मीनिंगफुल निकालेंगे, यानी मतलब मेन माना निकालेंगे। तो ये अपने नाम के साथ ही ये बिल्कुल उसी नाम पे ही ये सादिक आती है। देखिए ऑप्शन नंबर ई का कोई मतलब माना ही नहीं होता यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर हटा देंगे। इसके 3 ही यही पर है। इसके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ स्टेप आप मान लीजिए, या फिर इसकी जो चीजें हैं आप लोग इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी ये किसके साथ डील करती है। ठीक है, जहां पर करिकुलम का लफ्ज लिखा हो, जहां पर कंटेंट का लफ्ज लिखा हो, जहां पर इंस्ट्रक्शन का लफ्ज लिखा हो, यहाँ पर इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग इट वाज डेवलप्ड बाय डेविड अज़ेसबेल। ठीक है, इस बंदे का नाम याद रखिए क्योंकि आजकल इन सबका नाम भी पूछा जा रहा है। In 1960, it is concerned with how individual learn a large amount of meaningful material from verbal, यानी जिसको टेक्सचुअल बोलेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इन अ स्कूल सिटिंग। तो वही कह रहे हैं कि एक मतलब इसमें बंदा कैसे मतलब लार्ज अमाउंट यानी बड़े मिकदार में नॉलेज को, मीनिंगफुल नॉलेज को मटेरियल से सीख सकता है, चाहे वो वर्बल हो यानी टेक्सचुअल हो, जो उसको प्रेजेंट किया जाता है स्कूल के दौरान। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग कॉरस्पॉन्डेंट टू अ लार्ज एक्सटेंड टू द कंसेप्ट लर्निंग। तो ये वही कह रहे हैं कि यानी हम किस तरीके से चीजों को सीखते हैं मटेरियल के जरिए। ठीक है, वो मटेरियल हमारा किसमें होता है, वर्बल होता है यानी टेक्सचुअल होता है। तो इन तीनों जो ऑप्शन यहाँ पर है ए बी सी,
यही है इसमें। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कैसे नॉलेज यानी कारिकुलम या कंटेंट, यहाँ पर भी मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं हाउ माइंड वर्क टू प्रोसीड न्यू इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लर्न कर रहे हैं मटेरियल को। हाउ टीचर कैन अप्लाई आइडियाज अबाउट द कारिकुलम, कारिकुलम भी यही आगे यानी हमारा मटेरियल। तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग ये किसके साथ डील करते हैं, मटेरियल के साथ डील करती है प्लस लर्निंग के साथ डील करती है, यानी कैसे लर्नर चीजों को सीख सकता है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के जरिए। तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो सकती है, वो कारिकुलम हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी आप इस ऑप्शन को जहन में रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जहां से भी लिया गया ये नेट से ही क्वेश्चन उठाया गया है, तो बिल्कुल उसकी खुसूसियत को ही उन्होंने पूरा तीनों ये क्वेश्चन में बना दिया है। समझ में आ गया? जी सर। जी देखिए हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो अभी इसको हमने पढ़ा था। तो देखिए इन सब का फिलोसफर का नाम भी पूछा जाता है, तो इस बंदे का जो नाम है ऑप्शन नंबर बी, David Oswell. और ये बेंजामिन ब्लूम, इसकी थ्योरी क्या है आप लोगों ने कई मर्तबा पढ़ रखा है, याद ये Bloom's taxonomy. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है जी। तो उस बंदे का नाम वही है, बेंजामिन ब्लूम्स, वही है जो मतलब 3 डोमेन उसने दिए थे, कॉग्निटिव डोमेन था, एक हमारा अफेक्टिव डोमेन था। इससे बहुत सारे इस बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव एंड उससे इससे बहुत इस बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाइए। ये हमारा क्या है, साइकोमोटर डोमेन है, ये 3 डोमेन इसने दिए थे। अब इस थ्योरी जो हमारी है जेरोमी ब्रूनर्स, ये ब्रूनर्स की एक थ्योरी है, लॉरेंस कोल्बर्ग की एक थ्योरी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि जेरोमी बुनोरस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो यानी ये जो थ्योरी है जेरोमी बुनोरस की, इसकी जो थ्योरी है वो भी हमारे दिमाग से रिलेट करती है, ठीक है, यानी हमारा ये जो माइंड है उसको किस तरीके से हमें डेवलप करना है, ठीक है। इस तरीके की हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी पियाजे की, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने बोला था कि सपा का चुनाव फारिस जीत गया, यानी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, इस ये वाली जो थ्योरी थी, तो वो भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो माइंड डेवलप होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसी तरीके की इसकी भी थ्योरी है। इस बंदे का नाम क्या है, जेरोमी बुनोरस, ठीक है। कह रहे हैं कि हिज रिसर्च ऑन चिल्ड्रेन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज 3 मोड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, तो इसने 3 स्टेजेस दिए हैं। क्या क्या दिया, इसका पहला स्टेज जो है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किसके बेस पर होती है, कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द एक्शन, ठीक है, और इसके अंदर जो बच्चों की उसने तायीन की है वो 0 से लेकर 3 ईयर है, ठीक है, ये 0 यहाँ पर 0 छूट गया है। फिर सेकंड स्टेज जो है वो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ड ऑन द इमेज, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो 3 से 7 साल के होते हैं, जो कि इमेज के जरिए सीखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये बेस्ड होती है लैंग्वेज पर, ये 8 ईयर और उससे अपर बच्चे होते हैं, यानी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज से सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इमेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, प्लस पहले हमको इसका जो स्टेज है वो याद रखना है। पहला स्टेज क्या है, इनएक्टिव है, सेकंड स्टेज हमारा क्या है, आइकॉनिक है, थर्ड स्टेज हमारा क्या है, सिंबॉलिक है। तो इनएक्टिव स्टेज होता क्या है, तो कह रहे हैं कि लर्न थ्रू मूवमेंट ऑफ एक्शन, यानी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्शन के जरिए सीखते हैं, हरकत करके सीखते हैं। तो इसमें जो दिया है प्ले विथ अ बुक, यानी यहाँ पर बच्चा जो है कह रहे हैं कि एक बुक के साथ खेल रहा है, जैसे कि देखिए पैर यहाँ पर फैलाया हुआ है, हाथ से हरकत कर रहा है। और इसके और भी एग्जाम्पल है कि हम बच्चे को अगर बैट बॉल दे देते हैं तब भी वो हरकत करके सीखता है, गेंदे को मारता है, दौड़ता रहता है, ये सारी चीजें होती है। तो यानी यहाँ पर 0 से लेकर 3 साल के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसकी थ्योरी का जो मेन है जेरोमी ब्रूनर्स का, उसने कहा है कि इनएक्टिव स्टेज के अंदर बच्चे क्या करते हैं, एक्शन से सीखते हैं, हरकत करके सीखते हैं। आइकॉनिक में क्या दिया है कि लर्न थ्रू द इमेज या आइकॉन, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स इमेज वगैरह देखकर सीखते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए ये बच्चे जो है ये पिक्चर्स को देख रहे हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि अगर एप्पल की तस्वीर बनी है तो बच्चे क्या करेंगे, एप्पल की तस्वीर को देखेंगे और फिर अगर उनके सामने आप एप्पल दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, तस्वीर के जरिए वो समझ जाते हैं ये है क्या। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे यहाँ पर जो बच्चे होते हैं 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो अगर चीज देखे रहते हैं, यहाँ तक कि आजकल देखें छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ का मोबाइल पहचान जाते हैं, अगर कोई दूसरा लेता है तो फौरन उसके हाथ से वो छोड़ने लगते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी होती है जिसको समझते हैं कि ये मेरी है, मेरे माँ बाप की, मेरे भाई बहन की है, तो वो समझने लगते हैं पिक्चर वगैरह से देखकर। तो सिंबॉलिक का सिंबॉलिक इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो यहाँ जैसे ये जो बच्चे होते हैं यहाँ पर मतलब ये तस्वीर से चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होंगे 8 साल उसके अपर के जो बच्चे होंगे तो ये लैंग्वेज से सीखते हैं, यानी अगर हम उससे कह देंगे कि आप मतलब वहां देखो सेब रखा वो लेकर चले आओ, वहां देखो मोबाइल रखा है, तो वो चीजों को पहचानने लगते हैं। वहां देखो मतलब कुछ और रखा है, कोई भी चीज हो, हम लोग जानते हैं 8 साल के जो बच्चे आजकल के होते हैं हम उनको बाहर भी दुकान पर भी भेज देते हैं कि जाओ
वो वाली टॉपिक लेते आओ या फिर कुछ भी लेकर आओ, तो वो बच्चे समझने लगते हैं चीजों को, ठीक है। तो यानी 3 से लेकर 7 साल के जो होते हैं, इन्होंने कहा कि ये पिक्चर से सीखते हैं, तो यहाँ पर सिंबॉलिक में उन्होंने कहा वो लैंग्वेज से सीखते हैं, यानी आप उनको कुछ भी कहकर भेजो वो समझने लगते हैं। यहाँ तक कि आप कहो कि वो जूता लेकर आओ, चप्पल लेकर आओ, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो समझने लगते हैं, लैंग्वेज से सीखते हैं। तो ये कह रहा है कि रीड फॉर रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है कि जब तक हम लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे रिसर्च करेंगे। तो ये 8 साल और उसके अपर का लेवल है। तो बस हमें इसके अंदर ये याद रखना है कि इस बंदे की जो थ्योरी है किसने दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जेरोमी बुनोदर्स की, इसके 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज का नाम क्या, इनएक्टिव है, सेकंड का क्या नाम है, आइकॉनिक है, थर्ड का क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। और इन्होंने जो मियाद बताई है कि मतलब बच्चा कितने ईयर्स का होगा, ठीक है। पहले में इन्होंने कहा 0 से 3 ईयर्स है, सेकंड में इन्होंने कहा कि 3 से 7 ईयर्स का है, और 3 में इन्होंने कहा कि 8 ईयर और उसके अपर्स के जो बच्चे होंगे। तो और ये भी आपको याद रखना है कि इनएक्टिव में बच्चे एक्शन से सीखेंगे, आइकॉनिक में बच्चे सिंबल से उससे सीखेंगे, इमेज से सीखेंगे, आइकॉन से सीखेंगे, और जो हमारा सिस्टम सिंबॉलिक होता है इसमें क्या होंगे, बच्चे हमारे सिंबल यानी लैंग्वेज से सीखेंगे, ठीक है। इतना आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। समझ में आ गया? जी सर। देखिए हमने जो पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा था उसके 4 स्टेजेस थे, ठीक है। उसने मतलब बढ़ा के एक 11 से 12 साल के का एक स्टेज उसने बना दिया था। तो उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये थ्योरी सेम है दोनों की, बस दोनों का कंसेप्ट थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। तो ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, यानी एक बच्चा अगर सोसाइटी में होता है तो उसको मतलब इस तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, उसकी पहचान होनी चाहिए। तो इसके भी इन्होंने क्या कर दिए, स्टेजेस बना दिए हैं। कह रहे हैं कि कॉग्निटिव इन नेचर कोलबर्ग्स थ्योरी फोकस ऑन थिंकिंग प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन वन डिसाइड व्हाटएवर अ बिहेवियर इज राइट या रॉन्ग। कह रहे हैं कि ये फोकस करती है थिंकिंग प्रोसेस पर, जब कोई एक बंदा डिसाइड करता है मतलब बिहेवियर के एतबार से क्या राइट है या क्या रॉन्ग है। तो the theoretical emphasis is on how one decide to respond a moral dilemma, not what one decide or what one actually does। तो इसमें देखिए, इसमें जो लॉरेंस कोलबर्ग इसने क्या किया था, इसने मतलब बहुत सारे मतलब 16-17 साल के या फिर मैं कहता हूँ हर तरीके के एज के बच्चे को उसने क्या किया था, जमा कर लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर एज की ये तायीन दी होगी, जैसे यहाँ पर 8 से 13 साल के बच्चे हैं, 3 से 7 साल के बच्चे हैं, ठीक है। और ये पोस्ट कन्वेंशनल, ये सबसे मतलब उसके आगे के मतलब होंगे। तो 16-17 साल के एज में बहुत सारे बच्चों को इसने क्या किया था, जमा कर लिया था। तो डिलिम्मा का मतलब क्या होता है, मॉरल डिलिम्मा। डिलिम्मा का मतलब क्या, यानी उनके सामने प्रॉब्लम को पेश किया, दुश्वारी को पेश किया, मुश्किलात को उनके सामने पेश किया। तो इसकी जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे अभी हम समझे कि जो बहुत चलता है, जैसे यहाँ एक सामने आपकी माँ खड़ी है और एक सामने मान लीजिए आपका प्यारा, आप उससे शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पर यह है कि आपकी माँ कह रही है कि अगर आप शादी करके लाओगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, ठीक नहीं, या मैं अपनी जान दे दूंगी। और यहाँ पर जिससे आपने प्यार किया वो आपसे बोल रही है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अपना इनकाउंटर कर लूंगी या मैं खुद को मार लूंगी और आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये सारी चीजें, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम दे दी गई है यानी जिससे आपका निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। तो लॉरेंस कोलबर्ग ये देखना चाहता था कि बंदे मतलब किस तरीके से अच्छे और गलत का फैसला लेते हैं अपने आप में, ठीक है, वो ये देखना चाहता था। और लोगों के सामने ऐसे ही खतरनाक मुश्किलात और प्रॉब्लम को दिया कि आप दो में से एक को चुनो, और किसको चुनोगे। तो ऐसे मान लीजिए हमारे सब ऐसे क्रिटिकल मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग को लगाते हैं, यानी किसी तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल जाए। तो इसमें हमें ये याद रखना है, जैसे इसके पहले 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, नहीं लेवल है, ये इसको हम लेवल बोलेंगे, ठीक। इस लेवल के थ्रू दो मतलब इसके 2 स्टेज हैं, ठीक है। इसके स्टेज होंगे पूरे 6 और लेवल होगा 3, ठीक है। अगर लेवल पूछा जाए तो इसके लेवल होंगे 3 और स्टेज होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि ये पहला लेवल है और ये आपका दूसरा लेवल है और ये आपका कितना है, तीसरा लेवल है। और हर लेवल के तहत 2 स्टेज पाए जाते हैं। तो देखिए प्री कन्वेंशनल में इसने जो एज की तायीन की है 3 से 7, यानी 3 ईयर से 7 साल के बच्चे होंगे। तो इसने कहा कि मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पुनिशमेंट। तो यानी यहाँ पर जो बच्चे थे इन्होंने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो इसके अंदर पहला स्टेज आएगा अवॉइडिंग द पुनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। यानी
एग्जाम्पल के तौर पर उनके सामने कोई प्रॉब्लम दी गई थी तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गलत निकाला। तो गलत निकालने का मतलब ये कि अगर वो गलत निकालेंगे तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को पनिशमेंट से बचाना चाहते हैं, यानी उस प्रॉब्लम को वो क्या करेंगे कि उनसे जो कहेगा कि ये आपके लिए सही है तो आप इस पे ना चुनो, तो वो क्या करेंगे, मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए वो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे जो उनके लिए सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट दिया है, तो ये क्योंकि आपको दिया है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो रिवार्ड का मतलब क्या है कि उनको इनाम दिया जाए। तो इनाम इनको कब दिया जाएगा, ये अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, जैसे आप लोग मतलब घर में बच्चे होते हैं, अगर हम लोग उनको कहीं दुकान वगैरह पे कहीं पर भी भेजते हैं तो बच्चे जल्दी जाते नहीं, तो हम कहेंगे कि चलो तुम भी 5 रुपये ले लेना, 10 रुपये ले लेना, तो बच्चे खुद का इंटरेस्ट होता है, उनका खुद का रिवार्ड होता है, तभी वो काम करते हैं। हम कहेंगे कि दरवाजा बंद कर दो या कुछ भी कर दो तो बच्चे करते नहीं है, चलो मोबाइल देखने के लिए देंगे, तो वो उनका खुद का इंटरेस्ट होता है। तो वो बच्चे जो होते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम को करते हैं ताकि वो रिवार्ड ले सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा, अवॉइडिंग द पनिशमेंट, या फिर हमारा आएगा सेल्फ इंटरेस्ट। कन्वेंशनल में यहाँ से 8 से 13 साल के बच्चे होते हैं, ये बेस्ड होता है एक्सटर्नल इथिक्स पर। एक्सटर्नल इथिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी की चीजों को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, सोसाइटी की चीजों को अप्लाई करेंगे जिससे उनका कुछ फायदा हो। गुड बॉय एटीट्यूड यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये है कि यानी यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो समझेंगे कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा, अगर मैं अच्छे नंबरात को लेकर आऊंगा, मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो मुझे घर में एक तरीके से वाहवाही मिलेगी। ठीक है, मुझे मतलब कॉलेज वगैरह में एक तरीके से ये इनाम से नवाजा जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, मेरी इज्जत होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें ये दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर मोर्टेलिटी, यानी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलते हैं। क्यों चलते हैं, यानी इस मतलब 8 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं अगर वो सड़क वगैरह पर जाएंगे तो जैसे जो ट्रैफिक लाइट लगी होती है तो वो समझ जाते हैं कि हरी बत्ती का क्या मतलब है, लाल बत्ती का क्या मतलब, तो वो रोल का मतलब उल्लंघन नहीं करेंगे, रोल को तोड़ेंगे नहीं, वो उसको फॉलो करेंगे। और ये वाला जो हमारा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर दिया हुआ अडल्टहुड, यानी बड़े लर्नर होते हैं। ये कह रहे हैं कि मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन द पर्सनल इथिक्स, यानी यहाँ पर ये वो बंदे होंगे जो अपने पर्सनल कुछ उनके रोल होंगे। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस उनकी होती है, उनके बेस पे वो होता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी इनका सोशल से ताल्लुक तो होगा क्योंकि ये समाज को फॉलो करेंगे। जैसे जो हमारा प्रोटेस्ट होता है, हम लोग समाज को फॉलो तो करते हैं, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा भी भाई कुछ प्रिंसिपल है। ठीक है, हमारे भी कुछ इथिक्स होते हैं, हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं। अगर हमारी राइट्स का उल्लंघन किया जाएगा, हमें वो चीजें नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जैसा भी मानव के लिए हो रहा था, बच्चे लड़ रहे थे कि हमारा राइट हमें मानव दिया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सबसे आला लेवल का माना जाता है। जैसे आपको कुछ भी दिया गया है करने के लिए, जैसे आप यूनिवर्सिटी के रूल में हो कि आपको ये फॉलो करना, ये नहीं फॉलो करना, तो जैसे कुछ बंदे होते हैं उनका अपना एक अलग सा एटीट्यूड होता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं अपना काम करूंगा तो मैं यहीं से ही करूंगा, या फिर मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ये मैं इस तरीके से, मेरा काम ऐसे होता है तो मैं ऐसे ही करूंगा। ये सारी चीजें कुछ लोग अपने साथ करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी चीजों को फॉलो करेंगे। तो हमें इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस हमें इतना याद कर लेना है कि जो लॉरेंस की कोलबर्ग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके 3 लेवल हैं, और उसके अंदर जो 6 स्टेजेस हैं, पहले में कौन कौन सा आएगा, सेकंड में कौन कौन सा आएगा, और थर्ड में कौन कौन सा आएगा, बस ये जानना जरूरी है। जैसे प्री कन्वेंशनल, प्री जब कहीं पर भी ऐसा लफ्ज लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सबसे निचला स्टेज माना जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल ये बीच का है, और पोस्ट जब भी आता है तो पोस्ट का मतलब ही पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, यानी हम लोग मास्टर करते हैं, बीए के बाद होता है। ठीक है, तो यानी ये थोड़ा आला लेवल पे ये आ जाता है पोस्ट का जो माना होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी। चलिए ठीक है जी। अभी एक जो क्वेश्चन हमने किया वो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट हमें डेवलप करना है या एक परफॉर्मेंस टेस्ट हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले में दिया है कि डेवलप एन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, क्या शुरू ही में हम ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म मतलब बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे। फिर बी में दिया ट्राई आउट टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, कह रहे हैं कि यानी जो हमने टेस्ट बनाया है उस टेस्ट को लॉन्च होने से पहले एक मरतबा हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सी में आपको दिया है कंडक्ट अ जॉब टास्क एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज टू बी टेस्टेड, हमें क्या करना चाहिए कि एक टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए या फिर एक टास्क देना चाहिए ताकि हम उस टास्क की वजह से हम एनालिसिस कर सकें एंड टू डिटरमाइन, यानी ताकि हम ये रिजल्ट निकाल सके क्या एबिलिटीज है, क्या चीजें हैं जो टेस्ट हो सकती हैं। डी में आपको ये बता रहे हैं कि डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, और ई में आपको ये बता रहे हैं कि डेवलप सम टाइम ऑफ टास्क सैंपलिंग प्लान। तो देखिए ये टेस्ट का एक तरीके से क्राइटेरिया है,
ठीक है, कि यानी पहले हम क्या करेंगे, फिर किस किस तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट डेवलप करना पड़ेगा, फिर किस तरीके से, यानी मतलब किस टेस्ट के बेस पे हम सैंपलिंग प्लान को मतलब एक तरीके से चॉइस करेंगे या डेवलप करेंगे या बनाएंगे आगे के लिए, क्योंकि इसी वर्ड में सारी चीजें लिखी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ही लोग थोड़ा मतलब बताएं, समझ में आ रहा है कुछ? सर बी। बी लग रहा नहीं, भी नहीं होगा। डी है सर। नहीं, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने बी का बोल भी दिया था कि ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है फाइनल फॉर्म। तो फाइनल फॉर्म का मतलब क्या, कोई भी चीज हम बनाते हैं पहले उसको एक बार टेस्ट करते हैं, उसको लॉन्च करने से पहले। जैसे हमारा गूगल फॉर्म बनता है, तो अगर गूगल फॉर्म हमारा बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले आप मतलब भेज देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। उस गूगल फॉर्म को पहले हम चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, यानी एक फाइनल फॉर्म को डेवलप करने से पहले हमें ट्राई करना चाहिए, उस आइटम को टेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे बी ये सबसे लास्ट में दिया हुआ, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए पहले आपको दिया हुआ कंडक्ट अ जॉब टास्क एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज टू बी टेस्टेड। यानी इसके सबसे अच्छे एग्जांपल जैसे हम लोग देखें, जो हमारा इंट्रेंस वगैरह होता है, तो इस इंट्रेंस के जरिए ही हमारी सारी चीजें बन जाती हैं। तो वही है कि जब पहले हम एक टास्क का एनालिसिस करेंगे या कंडक्ट करेंगे, कोई इस तरीके का कोई टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस टेस्ट के अंदर आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमें लर्नर की क्या चीज टेस्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ए आपको दिया है डेवलप एंड ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म। हम कुछ चीजें जब ले लेंगे, तो वहां पर हम एक ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, रेटिंग जो हमें दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से जैसे वो तारा नहीं बना होता अनअकैडमी वगैरह पे, आप लोग पढ़ेंगे तो टीचर जब क्लास वगैरह मुकम्मल हो जाती है, तो आपसे पूछेंगे यानी आप रेटिंग दीजिए कि टीचिंग स्टाइल कैसी है, टीचर बोलता कैसा है, टीचर का मटेरियल कैसा है, तो आप लोग ऐसे ही क्लिक कर देते हो तो ये लो हो जाता है, इस तरीके से जो रेटिंग होती है। तो यानी हम उस एतबार से फिर एक तरीके से डेवलप करेंगे ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, ताकि हम उसके ऑब्जर्वेशन बेस पर और उसके काबिलियत के बेस पर हम उसको रेटिंग दे सकें, यानी इसका लेवल क्या है, सही है। वो तो भाई जब जो टेस्ट बनाएगा उस टेस्ट के अंदर तो वो सारी चीजें लिखी होंगी ना, लर्नर का एटीट्यूड कैसा है, लर्नर की काबिलियत, लर्नर की ये सारी चीजें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म डेवलप करेंगे। फिर ई में आपको दिया है कि डेवलप द सम टाइम ऑफ टास्क सिंपलिंग प्लान। तो सिंपलिंग प्लान का मतलब ये कि देखिए जब हमारे पास रेटिंग फॉर्म आ जाएगा, एग्जांपल के तौर पर अभी आप ही लोग हमें रेटिंग दोगे, ये मान लीजिए 5 रेटिंग है, इसका मैंने रख दिया टीचिंग स्टाइल का, मैंने रख दिया इसका, मैंने रख दिया ये कंटेंट पे मैंने रख दिया इसका, मैंने रख दिया कि ये समझाने पे मैंने रख दिया, इस तरीके से मैंने रख दिया। तो आप में से बहुत सारे लोगों कोई दो मतलब हमें दो रेटिंग देगा, आप में से कोई है जो 5 रेटिंग देगा, इस तरीके से जो हमें देगा, तो हम खुद समझ जाएंगे ना यानी हम किस पानी में। तो इस एतबार से जो लर्नर हमारे होंगे रेटिंग के एतबार से, तो हम उनका सैंपलिंग प्लान करेंगे, उस तरीके का सैंपल लेंगे, ठीक है। फिर डी में हम लेंगे कि डेवलप करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, यानी फिर एक हमारा उसी बेस पे हमारा फॉर्मेट बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, यानी जो एग्जाम वाला लेवल जाएगा। फिर डी में आपको कह रहे हैं कि यानी आपका टेस्ट तैयार हो गया है, तो एक मरतबा उसको लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप जाकर फाइनल फॉर्म डेवलप करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए जो रेटिंग फॉर्म हमारा होता है वो ऐसे ही होता है, जैसे ये स्टार है ना, ये इसको नहीं क्लिक किया गया है, ये 4 आपने दबा दिया, तो इसी को रेटिंग बोलते हैं, इस तरीके से रेटिंग दी जाती है जी। ये क्वेश्चन नंबर है 141, अरेंज द पेज फॉर सिंटेक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो देखिए ये भी एक थ्योरी है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल आपसे पूछा है, और उसका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का जो एक तरीके से सीक्वेंस का जो उसके स्टेज है वही पूछे गए, यानी किस इसका स्टेज कैसे है, वो काम कैसे करता है, उसका सीक्वेंस आपसे पूछा गया, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। तो ए में आपको कह रहे हैं कि स्टूडेंट फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। बी में आपको बता रहे हैं कि स्टूडेंट एनालिसिस प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। सी में क्या है, स्टूडेंट इनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन। डी में क्या है, इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। ई में क्या है कि स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन। किसी को समझ में आ रहा है? क्योंकि ये देखिए ये मॉडल है, ठीक है, ये थ्योरी बेस है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई वजह तस्मिया बनती नहीं है। इसको पहले आप लोग आंसर करें तो फिर बताया जाए कि इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है कहीं पर। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ग्रुप इन्वेस्टिगेशन पूछा है, यानी ग्रुप में किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सर चीजों ऑप्शन को, किस तरीके से हम समझते हैं। जी बोलिए। ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट नो 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 नहीं, देखिए यहाँ पर फिर आप लोगों ने वही ड्रॉ किया है जी। क्या बोला किसी ने, कोई कुछ और कहना चाहता है?
चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप लोग आएगा। नहीं ए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही सी है। तो सर मैंने अगर आप लोग देखते हैं सिर्फ बी को देखते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग एनालिसिस किसी चीज का जब भी करते हैं तो बाद में करते हैं। तो इसने ये भी दिया है कि स्टूडेंट एनालिसिस प्रोग्रेस एंड प्रोसेस, यानी प्रोसेस का मतलब ये कि जो चाल हमने चली थी, जो रविश जिस तरीके से जिस तेजी से हम काम कर रहे थे, हमारा मतलब हमारे अंदर कितनी तरक्की हुई, ठीक है, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब कितना डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें ये मालूम है एक चीज की एनालिसिस किसी भी चीज का होता है, हमेशा क्या करते हैं, चाहे एनालिसिस या फीडबैक, हम क्या करते हैं, हमेशा हम लास्ट में करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फीडबैक वाला ऑप्शन सबसे लास्ट ही में बी दिया हुआ था और इसने सीक्वेंस में पूछा था, तो लिहाजा ये सीक्वेंस में होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये इसने हमसे पूछा क्या, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, तो हम यानी हम ग्रुप में किस तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें देखिए सी को अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट इनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले इनकाउंटर यानी इंटर होता है पजलिंग सिचुएशन में। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि पजलिंग एक गेम होता है ना, पजल सिचुएशन, जो इस तरीके से पूरा गेम होता है, ये खिलाड़ी हो गया, ये गाड़ी होती है, ये कुछ होता है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, उसको मैच करना होता है, मिलाना होता है। तो वो हमारे लिए क्या एक सिचुएशन है, एक पूरा ग्रुप वे में वो बना होता है, उसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, चीजों को इन्वेस्टिगेट करना होता है, खोजना होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा गाड़ी का एक सिंपल बन गया है, ठीक है, और जो पजलिंग गेम होता है उसके अंदर चक्का इधर होगा, या गाड़ी का जो हैंडल है वो इधर होगा, गियर वाला हिस्सा इधर होगा, पैर रखने वाला हिस्सा इधर होगा, टंकी इधर होगी। तो हमसे क्या कहा जाएगा, इस तरीके से गाड़ी को आपको खोज खोज कर इस ग्रुप में सेट करना है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पजलिंग गेम क्या होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन में हम पहले अंदर हुए हैं तो हम क्या करेंगे। तो जब मान लीजिए हम उस सिचुएशन में गए, फिर यहाँ पर आपको ई दिया, स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन। तो भाई जब स्टूडेंट ऐसी चीज में जाएगा तो वो खुद ही मतलब सिचुएशन के बारे में समझ जाएगा, वो एक्सप्लोर करेगा, यानी किस तरीके से मुझे डील करना है क्या नहीं है। फिर उसके बाद आपको ए दिया है, ए में क्या है कि स्टूडेंट फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। तो ये तो मैंने गेम की तरीके से बताया। मान लीजिए अगर किसी ग्रुप में हम जाते हैं जिसके अंदर हमें ये सब करना पड़ता है, तो हम खुद समझ जाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। एक बार जब इंटर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। तो हम समझ जाएंगे अपने एतबार से कि हमें किस तरीके से स्टडी करना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, हम खुद अपने आप से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। डी में आपको ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी, फिर हम आजाद भी हो सकते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। बी में आपका यही कि स्टूडेंट एनालिसिस प्रोग्रेस, यानी पहले हम ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में गए, उस पजलिंग सिचुएशन में गए तो हमें चीजें समझ में नहीं आई, जो हम निकलते हैं तो हम रिएक्शन तो देंगे, सिचुएशन का रिएक्शन करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर आगे बढ़ने के लिए हमें उस जैसी स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम उस ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन में चीजों को सॉल्व कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर डी में दिया इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। फिर बी में आपको यही पूछा है कि स्टूडेंट एनालिसिस करेगा प्रोग्रेस एंड प्रोसेस, यानी लास्ट में वो यही देखेगा कि यानी हमारे अंदर कितना फायदा हुआ, यानी हमने कितना अपने अंदर डेवलपमेंट लिया, ठीक है। तो ये वही है, इसको यहाँ पर आपको ये याद करना है, ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल वाज डिस्क्राइब्ड इन 1960 बाय हर्बर्ट हेलन के जरिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इस वजह से मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये किसने दिया, ये जरूर आप लोग याद करें, ठीक है। हर्बर्ट हेलन के जरिए ये ग्रुप दिया गया है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि इज इट डिजाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस थ्रू अ कंबाइंड एम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल स्किल एंड एकेडमिक इंक्वायरी स्किल। तो यानी वो वही है कि एक तरीके से ये डिजाइन किया गया है आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए। ग्रुप का मतलब क्या है, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ताकि हम डेमोक्रेटिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आजाद तरीके से हम चीजों को सीख सकें, अपनी महारत को ले सकें। अगर हमें वो चीजें नहीं आ रही है, इन्वेस्टिगेट करना हमें नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, तो हम आगे अपने लिए पढ़ें और अपने अंदर महारत को पैदा करें। तो इसका भी जो सीक्वेंस है, आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसका जो सीक्वेंस वो यही है। पहले स्टूडेंट कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर रिवर्स होगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 142, कह रहे हैं कि इंपेरिकल स्टडीज हैव शोन दैट वुमेन स्टूडेंट आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द डिसिप्लिन सच एज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको क्या बोलेंगे, STEM। इट इज द पॉसिबल रीजन, यानी ये कह रहे हैं कि इंपेरिकल स्टडीज का मतलब तजर्बाकार स्टडी, यानी इस पर स्टडी हुई है या एक एक्सपीरियंस के तौर पर कह रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि जो वुमेन स्टूडेंट है वो इन डिसिप्लिन में, ठीक है, मतलब इन डिसिप्लिन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर वो एक तरीके से कम आ रही है, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेड यानी इसके अंदर जो रिप्रेजेंट कर रही है, पॉसिबल रीजन यानी मुमकिन रीजन क्या है कि वो बहुत कम आ रही है इन डिसिप्लिन के अंदर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ए में आपको कह रहे हैं कि वुमेन स्टूडेंट डोंट फील कंफर्टेबल विद स्टीम सब्जेक्ट, क्या जो सवाल वन सेकेंड सर, क्वेश्चन वन सेकेंड
जी सर एक्सप्लेन कीजिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को। empirical studies have shown that the women student underrepresented in disciplines such as the science, technology, engineering and mathematics. It is the possible reason could be. कह रहे हैं कि empirical studies का मतलब जो मतलब empirical का मतलब क्या है, ये जो तजर्बाकार स्टडी बोलते हैं, एक्सपीरियंस वाली स्टडी, यानी ये देखा गया है, ये तजर्बा किया गया है, ये शो किया जा रहा है कि जो वुमेन स्टूडेंट है अंडर रिप्रेजेंटेड है, यानी इन डिसिप्लिन के अंदर जो रिप्रेजेंट की जा रही है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर, इट इज पॉसिबल रीजन। तो ये मुमकिन जो रीजन वो किस वजह से है, जो आ रही है या फिर नहीं आ रही है, दोनों बात यहाँ पर की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, बताइए आप लोग। सर ऑप्शन ए सी। नहीं, देखिए वुमेन Sir, स्टूडेंट डोंट option फील C. कंफर्टेबल विद स्टीम सब्जेक्ट, C. ये है कि जो वुमेन स्टूडेंट है क्या इस सब्जेक्ट के साथ या इस स्ट्रीम के साथ बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रही है, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रही है यहाँ पर। बी में कह रहे हैं कि वुमेन स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेल इन स्टीम सब्जेक्ट, क्या जो वुमेन स्टूडेंट है वो इस सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकती। वुमेन स्टूडेंट लैक इन एप्टीट्यूड इन स्टीम सब्जेक्ट, क्या वुमेन स्टूडेंट के अंदर यानी स्टीम सब्जेक्ट के का जो एप्टीट्यूड यानी उसके अंदर जो महारत, जो काबिलियत, जो सलाहियत वो कमी है उनके अंदर, तब वो नहीं आ पा रही है। डी में ये कह रहे हैं कि वुमेन स्टूडेंट फेस थ्रेट ड्यू टू द निगेटिव स्टेरियोटाइप, कह रहे कि वुमेन स्टूडेंट एक तरीके से क्या कह रहे हैं कि निगेटिव स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का मतलब ये कल्चर के बैरियर होते हैं, यानी जो हमारा कल्चर होता है ना कि आपने अपने बच्चे को वहां भेज दिया तो वो इंजीनियरिंग में जाएगी या साइंस में जाएगी तो वो किंकल मतलब लगेगा, ये होगा वो होगा, तो आंख खराब होगी, हाथ पैर, ये सारी चीजें होती है ना, मतलब टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की जो डिसिप्लिन है एक तरीके से भारी भरकम डिसिप्लिन शुमार की जाती है, इसकी बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फेस करती हैं थ्रेट, थ्रेट यानी एक तरीके से उनको हार्म किया जा रहा है, कहने कि वुमेन स्टूडेंट फेस करती हैं थ्रेट निगेटिव स्टेरियोटाइप की वजह से, यानी उनका जो कल्चर है वो पॉजिटिव वे में उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, निगेटिव ताल्लुक से बात कर रहा है कि यानी आपने अपने बच्चे को भेज दिया है, पता नहीं वो क्या हो जाएगा, मतलब पढ़ेगी तो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंजीनियर वाले आजकल इसी तरीके से घूम रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि वो आपने इस डिसिप्लिन में भेजा, पता नहीं वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो इतना बोझ उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी, ये सारी चीजें हैं। क्या वुमेन स्टूडेंट ये सारी चीजें फेस कर रही हैं आज के मुआशरे में। ई में आपको ये बताया जा रहा है कि वुमेन स्टूडेंट आर नॉट इंकरेज बाय द पेरेंट टू ज्वाइन स्टीम डिसिप्लिन, क्या वुमेन स्टूडेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है पेरेंट के जरिए कि वो इन डिसिप्लिन को ज्वाइन करें। मुझे लगता है डी। C option, sir. जी नहीं, जिसने भी डी बोला है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यों सही है डी, देखिए इसमें जो यहाँ पर ए बी सी डी जो बात कही जा रही है ना, देखो ऐसा है ही नहीं कि आज के दौर में जो वुमेन स्टूडेंट है वो इन सारी चीजों को ना कर पाए, लिहाजा आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी वगैरह में उन्हीं के फर्स्ट रैंक आती है और बहुत सारे डिसिप्लिन में वो काम करती हैं। जेई मेंस वो लोग निकालती हैं, जेई मेंस जो होता है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के फील्ड ही में होता है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, जहां पर भी देखो लड़कियां ही टॉप करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वुमेन स्टूडेंट के अंदर वो कमी होती है या फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं या वो कुछ कर नहीं सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है आज के इस दौर में, खास तौर से अगर देखा जाए तो ये सही बात है, डी वाली सही बात, ई वाली भी सही बात है। अगर आप देखेंगे जो हमारी हायर एजुकेशन की रेशियो निकलती है ये स्टूडेंट की इनरोलमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो मतलब वुमेन स्टूडेंट की जो इनरोलमेंट होती है वो आर्ट में होती है, ठीक है, आर्ट में या फिर साइंस में होती है, लेकिन बहुत कम होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन सब फील्ड में वो जाना नहीं चाहती हैं। और कुछ इस वजह से जो हमारा नेगेटिव बैरियर बन गया हमारे मुआशरे का कि हम बच्चियों को भेजेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे या फिर कर नहीं पाएंगे, ऐसा होता है, सभी लोग सोचते हैं। तो ये तो बिल्कुल डी वाली सही बात लिखी हुई है। ई वाली भी यही बात है कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि इतना बोझ उठाए या फिर ये काम करे, तो ये सारी चीजें जो है डी और ई बिल्कुल सही है। ए बी सी तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता क्योंकि आज के इस दौर को देखते हुए, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं व्हाट इज द नेम फॉर द टाइप ऑफ चेक लिस्ट और रेटिंग स्किल, ठीक है, रेटिंग स्किल यहाँ पर दिया गया, यही कीवर्ड है, दैट एक्सप्रेस द क्राइटेरिया ऑन सम पॉइंट स्किल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। तो यानी आपसे यही पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की क्वालिटी को बताने के लिए मतलब कौन सा मतलब पॉइंट स्केल है या क्राइटेरिया है या रेटिंग स्केल है जो आपको बताएगा इसमें से। जैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का माना क्या होता है, फैलाव के माना में आता है, ठीक है। रूब्रिक्स, इसका माना आप लोगों को मालूम है जिसके अंदर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रैक सिस्टम, ये ट्रैकिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। डिडक्शन, ये सब्सट्रैक्शन के माना में आता है, यानी माइनस के माना में आता है, कमी के माना में ये आता है।
तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट का के परफॉर्मेंस की क्वालिटी को निकालने के लिए या उसमें जो रेटिंग स्किल मिलती है, स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया बनता है, जो उसका पॉइंट स्किल होता है, वो किसके अंदर हम निकाल सकते हैं, किसके अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? बी ऑप्शन सर, B रूब्रिक। rubrics। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्योंकि देखिए हमने पहले भी बताया था कि रूब्रिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम स्टूडेंट का सारा बायोडाटा रखते हैं, ठीक है। यानी इसी में रूब्रिक्स के जरिए ही हम स्टूडेंट की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसके अंदर जो हमारी अटेंडेंस होती है, हमें असाइनमेंट पे नंबर दिए जाते हैं, हमें पढ़ने पे नंबर दिए जाते हैं, हमें जो प्रेजेंटेशन करवाया था उस पर नंबर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके से 100 नंबर हमारा होता है, वो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो रूब्रिक्स जो होता है उसी में ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल प्रोसेस, ठीक है। मेंटल प्रोसेस यानी जहनी अमल जिसको कह सकते हैं, डेट लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग बाय इंटरनलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड द कंटेंट टू बी लर्न। तो कह रहे हैं कि क्या मेंटल प्रोसेस है, यानी क्या जहनी अमल है जिसके जरिए लर्नर अपनी थिंकिंग पर अक्स डालता है, यानी अपनी थिंकिंग पर सोचता है अंडरस्टैंड करने के जरिए, और वो कनेक्ट करता है क्या चीज है वो लर्न कर सके। तो ये मेटा कॉग्निशन होगा या रूब्रिक्स होगा, पीयर ट्यूटरिंग होगा या डीब्रीफिंग होगा? मेटाकॉग्निशन सर। ए। जी बिल्कुल, देखिए मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है दिमाग, मेटा का मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट, ठीक है। यानी थिंकिंग बाय थिंकिंग, जब हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, मान लीजिए कोई एक नतीजा हमारे पास निकल कर आ गया सोचकर, और जब उस नतीजे के बारे में हम सोचने लगते हैं, यानी बिल्कुल आला लेवल की जो हमारी थिंकिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। तो देखिए मेटा कॉग्निशन क्या होता है, मेटा कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी हम खुद की थिंकिंग के बारे में जब सोचते हैं, यानी एक हाई लेवल की ये मेटा कॉग्निशन, एक कॉग्निशन होता है, एक थिंकिंग होती है, एक मेटा कॉग्निशन थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे हाई लेवल की होती है, इसके जो प्रोसेस होते हैं वो यही होते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, किसी चीज को प्लान करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, यानी कब्जे में लेने के एक तरीके से, अगर हम मतलब मान लीजिए हमने कोई प्लान बनाया तो हमें तो उसको डील करना भी तो आना चाहिए, यानी किस तरीके से हम इसको मॉनिटर कर पाए, किस तरीके से हम इसको सही कर पाए, फिर उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, यानी उसको आखिर में जज करते हैं क्या ये सही है, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो PME इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि मेटा कॉग्निशन मतलब उसके जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग। जी इसको आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग बहुत सारे इजी ऑप्शन है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते हुए, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। स्टूडेंट डिस्कस, डिबेट और ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग द क्लास। बी में है स्टूडेंट वर्क एज अ टीम ऑन प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट। सी में है स्टूडेंट इंगेज इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। डी में है स्टूडेंट आर एक्सपोज टू केस बेस्ड स्टडीज। क्या हो सकता है? सर बी आंसर, ABD। जी तो नहीं, देखिए इसका जो सही आंसर है NTA ने इसको ऑप्शन नंबर A कंसीडर किया, ठीक है, तो लिहाजा हम भी यही कंसीडर करेंगे। और अगर हम देखें मुझे सर अगर देखे ABC ठीक है, ABC। हाँ नहीं, अगर हम देखें तो ये हमारा सारा सही एक्टिव लर्निंग का, ठीक है, हम हर एक में एक्टिव, देखिए केस बेस्ड स्टडी जो होती है ये भी हमारी खतरनाक वाली स्टडी होती है, जहां पर लर्नर सेंटर ही होता है, लर्नर ही सारे कामों को करता है, ठीक है। तो ये TA ने इसको A माना। अगर हम A देखें क्यों A माना है, तो यहाँ पर दिया डिस्कस दिया है, ठीक है, डिस्कशन में भी तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक तरीके से, उसके अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। ये टीम वर्क जो यहाँ पर दिया है तो ये पर भी हमारी डिस्कशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। डिबेट भी हमारे ये वही सारी चीजें होती है, डिबेट भी जो होती है, तो डिबेट जो होता है वो भी ग्रुप वाइज में ही होता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। प्रॉब्लम किसी चीज पर हम लोग डिबेट करते हैं ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग द क्लास, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपके जहन में खूब भर भर के आइडियाज आते हैं किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या कोई प्रॉब्लम होता है जिस टीचर आपको दे देता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आपके जहन में भर भर के आइडियाज आने लगते हैं कि मैं इसको किस तरीके से सही कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरीके से नहीं कर सकता। तो इसको NTA ने जो कंसीडर किया, ऑप्शन नंबर A कंसीडर किया है, तो हम भी इसी को मानेंगे, ठीक है। अगर वैसे हम देखेंगे ABCD तो सारे ऑप्शन आ सकते हैं एक्टिव लर्निंग में, इसके अंदर कोई नेगेटिव ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन NTA ने A ही को कंसीडर किया है। डी नहीं होगा क्योंकि एक्सपोज्ड है ना उसमें, इसीलिए पहले से उनको बता दिया गया केस बेस्ड स्टडीज के बारे में, तो इसलिए ABC सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए सिर्फ A मानेंगे।
आई थिंक ये होगा। या स्टूडेंट आर एक्सपोज टू केस बेस्ड स्टडीज। मतलब एक्सपोज मतलब बस उनको बता दिया गया है। तो देखिए Yes, sir, yes, sir. केस स्टडी के बारे में अगर स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि तो कोई चीज देकर बताया जा रहा होगा ना कि आपको इस पर स्टडी करनी है, तो वो भी तो उनके लिए एक्टिव लर्निंग ही होगी। अच्छा। चलिए वो हमें वही याद रख। ठीक है। जी, तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 146, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, सजेस्ट बाय द पियाजे द अर्लीस्ट पीरियड, ठीक है, यानी उसका सबसे पहला स्टेज आपसे पूछा जा रहा है। जो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ा था पियाजे का, जो उसके 4 स्टेज थे, जैसे मैंने कहा था कि सपा का चुनाव पारिस जीत गया, तो उसमें सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर सर, ऑप्शन सी। Sensory. ठीक है। तो आप लोग मतलब खुद ही देख सकते हैं कि जो थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं वो इजी भी आ सकते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके, कभी उसका मतलब जिसने इसको दिया है यानी मुसन्निफ कह सकते हैं उसका नाम पूछ लेते हैं, कभी उसका पहला स्टेज पूछ लेंगे, कभी आपसे बीच वाला स्टेज पूछ लेंगे, कभी आपसे स्टेटमेंट वाइज वाला पूछ लेंगे, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। तो ये वही है, इसके 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर पहला है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। इसकी जो एज है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी इससे मिलता जुलता एक हमने ब्रूनर्स का पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर 3 स्टेज थे और इसके अंदर 4 स्टेज हैं, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जी, ये ओपन लर्निंग से क्वेश्चन है। ओपन लर्निंग हमें क्या बताती है, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये हमें क्या बताती है। ए में कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। बी में आपको कह रहे हैं कि लर्निंग इन ओपन स्पेस, क्या लर्निंग बिल्कुल ओपन स्पेस यानी खुले मैदान में होती है। सी में आपको कह रहे हैं कि लर्निंग विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, क्या लर्निंग जो बगैर कोई भी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की लर्निंग यहाँ पर हो सकती है। डी में आपको बता रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन, यहाँ पर भी इवेल्युएशन वगैरह होने का एक तरीके से वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फिर ई में दिया लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हो, फ्री में पढ़ते हो। ऑप्शन ए Option B. ए ऑप्शन सर। बी होगा, बी होगा सर। जी, ऑप्शन नंबर बी क्या क्या है, ए एंड डी। जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, तो ये जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि देखिए लर्निंग इन ओपन स्पेस, तो ओपन नाम इसका है, ओपन स्पेस में नहीं होती कि ये कोई खुले मैदान में ये लर्निंग होती है। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये किसी शक्ल में नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन आप करते हो आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, आप कुछ नमाज भी का टाइम। करें। तो ये होता है, तो ई तो हम इस तरीके से भी हटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो बी भी हम अगर हटा देंगे तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। सर बस करते हैं आज। जी जी बस हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद खत्म, आज टीचिंग का मामला खत्म। देखिए अब वही है जो अभी हमने बताया कि मेटा कॉग्निशन के ताल्लुक से, मेटा कॉग्निशन कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, कहते हैं मेटा कॉग्निशन जो किस स्किल को शामिल करती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कंप्राइज। तो एक हमने बताया था ना कि पहले हम प्लान करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं। तो इसमें क्या है, PME, ए बी A, और C ई। एंड E। ए सी ई। ठीक, देखिए अगर देखेंगे कास्टिंग, तो कास्टिंग का मतलब ये कुछ ऐसा होता नहीं, कुछ खर्चे वगैरह की बात, तो इस एतबार से भी ये दोनों ऑप्शन जा सकते थे, तो ये वही है। जी, ये एक चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम पूछ लिया गया कि यानी किस बंदे ने इस थ्योरी को दिया है। द जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किसके जरिए दी गई है। ऑप्शन डी सर। D. हाँ ठीक विगोस्की। है, तो इसके ताल्लुक से हम थोड़ा जान लेते हैं, यह है क्या ये थ्योरी। कह रहे हैं कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज अ की कंस्ट्रक्ट इन ली वाई गॉट स्काई, ऐसे कर सकते हैं ना, इसकी बकरी आसमान पे उड़ गई। The theory of the learning and development, the zone of proximal development is defined as the space between what a learner can do without assistant, यानी कह रहे हैं कि एक स्पेस है यहाँ पर कि क्या लर्नर जो है बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी असिस्टेंस के काम को कर सकता है, एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस, क्या लर्नर जो है गाइडेंस के साथ काम करेगा, और इन कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स,
या फिर उसके साथ कोई उस जैसा होना चाहिए, उस जैसी मतलब हम बराबर कोई होना चाहिए जिसके साथ वो मिलकर काम करे। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये जो मतलब यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये इसका सबसे पहला लेवल होगा, ये सेकंड, ये थर्ड लेवल होगा, ठीक है। तो इसमें दिया कि व्हाट आई कांट डू, क्या मैं नहीं कर सकता। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे आप मतलब छोटे बच्चों को आप लोग साइकिल वगैरह लाकर देते हो, तो सबसे पहले क्या है कि वो अपने से नहीं कर सकता, ठीक है। आप उसको दे दो साइकिल, वो सब कुछ करेगा, पकड़े रहेगा, लेकिन वो चला नहीं पाएगा। तो उसके सेकंड स्टेज वही आएगा, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। तो आप उसकी हेल्प करेंगे, उसको कुछ देर तक मतलब कुछ दिन उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, चलवाएंगे बच्चे को, तब वो समझेगा। यानी वो एक हेल्प, यानी असिस्टेंट, एक गाइडेंस के तौर पर आप वो काम कर रहे हैं। फिर थर्ड में, सेकंड में तो वो माहिर हो जाता है, फिर थर्ड में व्हाट आई कैन डू, वो खुद से चलाने लगेगा, वो दूसरों को सिखाने के काबिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही है कि वाई गॉट स्टाई की जो थ्योरी है उसमें ये है कि एक बच्चा यानी इन्वायरमेंट में रहकर कैसे सीखता है। तो बस आपको यही लफ्ज याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा है इससे क्वेश्चन भी आया, तो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, यही सब इस्तेमाल किया गया, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई हेल्प, इस तरीके का लफ्ज सब लिखा हुआ है। तो पहला स्टेज क्या है कि बच्चा बगैर किसी मतलब नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास चीजें तो होंगी लेकिन नहीं कर पाएगा। सेकंड में हेल्प के साथ करेगा, यानी असिस्टेंट गाइडेंस के साथ करेगा। थर्ड में आपका किसके साथ करेगा, वो बिल्कुल एक तरीके से माहिर हो जाएगा। कैन डू इंडिपेंडेंटली यहाँ पर लिखा, यानी भी आजादाना तौर पर वो अपनी साइकिल को चलाएगा, सब कुछ कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, इसको आप लोग बता दीजिए। ये आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। नॉलेज कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ मतलब ये लर्निंग। क्या ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी में नॉलेज कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये जो स्टेज है, क्या ये सबसे हायर लेवल में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, क्या ये दोनों हायर लेवल में आते हैं और ये दोनों अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं। क्या लगता है आप लोगों को। जी क्यों बहुत खामोश आप लोग, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। सर हमने क्वेश्चन ही नहीं सुना अच्छे से। जी स्क्रीन तो दिख रही है ना आपके सामने। ये कह रहे हैं कि नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो आप लोगों ने पढ़ी है वो उसी का ये स्टेज है। तो कह रहे हैं कि नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन। क्या ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ये तीन स्टेज यानी नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन क्या हायर लेवल में जाते हैं। टू में आपको ये बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्टेप है, कैरेक्टराइजेशन जो एक स्टेप है, ये अफेक्टिव डोमेन के हायर लेवल में जाते हैं। सर डी ऑप्शन। सी ऑप्शन। जी आपने सही बोला है। मतलब इस क्वेश्चन में आप लोग क्यों खामोश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने हजारों सर मतलब आवाज ब्रेक हो रही थी सर, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी आपकी। ओके ओके चलिए ठीक है। तो यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इस जैसे क्वेश्चन। तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि यानी कुछ टॉपिक हमारे लिए कितनी अहम होती है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हमें अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आज हमारी टीचिंग खत्म हो गई है। तो आप लोग बताएं इसके बाद की मतलब कौन सी टॉपिक शुरू की जाए, कौन सी यूनिट शुरू की जाए। मैं तो सोच रहा था कि आईसीटी। सर लॉजिकल रीजनिंग। जिसका एग्जाम है उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, मतलब जो भी। असल में लॉजिकल रीजनिंग की ना अभी हमारे पास पीडीएफ भी नहीं तैयार, बाकी इसके अलावा सारी चीजों की तैयार है लॉजिकल रीजनिंग के अलावा। तो हायर एजुकेशन या पीपल एंड डेवलपमेंट आईसीटी। जी मैं भी वही सोच रहा था कि आईसीटी, क्योंकि असल में हमारे यहाँ बहुत सारे न्यू बच्चे हैं ना, तो आईसीटी एक ऐसी मतलब यूनिट है जिससे लोग को मतलब नंबर उठा सकते हैं, पांचों का पांचों मतलब जो क्वेश्चन आएंगे इससे आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है सर वही पढ़ेंगे। अच्छा ये मैथ्स कैसे करना है। है सर। जी मीनारा कल आप लोगों ने पेपर दिया था बंगाल सेट का, तो कुछ फर्स्ट पेपर कैसा था वहां पर। अच्छा था, ठीक रहा। जी सर टाइम कम था इसलिए मैं करवाई पढ़ के। 24 से ही हुआ फर्स्ट पेपर का। 24 ठीक है। हाँ और सेकंड
सेकंड पेपर में 80+ होगा मुझे लग रहा है। माशाल्लाह बहुत मिला ही अच्छा। हूँ। नहीं ठीक है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा ही इस बार। जी इंशाल्लाह।